हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। जो आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था केमिस्ट्री के अंदर, उसमें कुछ टॉपिक्स जो है हम कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने लास्ट छोड़ दिया था ब्रेवे जालक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे ब्रेवे नाम से, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि जो आपकी जालक है ना, त्रिविम जालक, इसमें 14 प्रकार की व्यवस्थित संरचनाएं बताई थी। उन व्यवस्थित संरचनाओं को ही अपने ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। तो अब देखेंगे वो जो आपकी 14 संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जो आपको लास्ट कल मैंने पढ़ाया था 7 क्रिस्टल तंत्र के बारे में, तो उसमें आपने देखा था एक घनीय था, एक द्विसमलंबाक्ष, एक विषमलंबाक्ष, एक षटकोणीय। तो मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देती हूँ कि हमने पढ़ा था जो घनीय है ना, उसमें आपके ए बी सी जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा, ए बी सी जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। और जो आपके अल्फा बीटा और जो गामा है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये पढ़ा था घनीय में। द्विसमलंबाक्ष में क्या था, द्विसमलंबाक्ष में जो था ए बी वो दोनों आपस में इक्वल थे, लेकिन सी जो था वो इनके इक्वल नहीं था। लेकिन जो आपके एंगल बन रहे थे अल्फा बीटा और गामा, तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक है। नेक्स्ट था विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष में क्या था आपका, ए बी और सी तीनों ही आपस में इक्वल नहीं थे, और अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। मतलब इस तरीके से हमने ये सारा जो है स्टडी कर लिया है लास्ट वीडियो में। अब देखो इसके अंदर मैं क्या बात कर रही हूँ, यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि जो आपकी घनीय संरचना है, उस घनीय संरचना के अंदर कितने प्रकार के त्रिविम जालक बन सकते हैं, आज है हमारा टॉपिक इस पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि घनीय के अंदर एक तो एससीसी, एक बीसीसी और एक एफसीसी, 3 ही संरचनाएं बन सकती हैं। अब आप बोलोगे एससीसी बीसीसी क्या है, तो जब मैंने आपको एकक कोशिकाओं के प्रकार बताए थे, ठीक है, तो एकक कोशिकाओं के प्रकार में मैंने आपको बताए थे कि 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है। एक तो था आपका सरल, यहाँ पे मैं आपको रफली बता दूं थोड़ा सा, सरल एकक कोशिका, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, या फिर अपने सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं इसे। ठीक है। तो इसी से इसका नाम क्या है, एससीसी। ये तो था फर्स्ट पॉइंट। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट था केंद्रीय के अंदर, तो केंद्रीय में भी 3 प्रकार के थे। जो सेकंड पॉइंट क्या था अपना, केंद्रीय एकक कोशिका। केंद्रीय एकक कोशिका में भी आपके 3 टाइप थे। फर्स्ट जो था वो आपका फलक केंद्रीय एकक कोशिका। ठीक है। तो जो फलक केंद्रीय एकक कोशिका है उसे इंग्लिश में बोला जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर अपने बोल सकते हैं क्यूबिक सेल। तो यहां से इसका नाम क्या पड़ गया, एफसीसी। ठीक है। जो आपका सेकंड पॉइंट है वो था आपका अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका की अगर अपने बात करें तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। तो इसका हो जाएगा शॉर्ट में बीसीसी। और जो लास्ट था वो था आपका अतः। ठीक है। जो लास्ट था वो आपका क्या था, अतः। अगर अतः केंद्रीय एकक कोशिका की बात करें तो अतः को बोला जाता है एंड क्यूबिक सेंटर सेल। ठीक है। तो एंड से आ जाएगा आपका ई और सीसी। क्लियर। तो ये जो हमने प्रकार पढ़े थे ना एकक कोशिकाओं के, तो उसमें है आपके एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपका घनीय है इसके अंदर एक तो आपका बन गया एससीसी, एक बन गया बीसीसी और एक बन जाता है एफसीसी के बारे में। अब नेक्स्ट अपनी बात करेंगे द्विसमलंबाक्ष के बारे में। तो इसमें एक तो आपका एससीसी की संरचना पाई जाती है और एक बीसीसी। ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करें विषमलंबाक्ष के बारे में, तो इसमें एससीसी, बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी, ये चारों संरचनाएं बनती हैं। क्लियर बात। षटकोणीय में केवल एससीसी, त्रिसमताक्ष में एससीसी, एकंताक्ष में एससीसी और ईसीसी,
और त्रिनताक्ष में SCC। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो SCC है और जो SCC यहाँ पर है, क्या वो दोनों सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको घनीय के अंदर कंडीशन पता है जिसमें आपके कोर की लंबाई ABC इक्वल हो और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के एंगल बना रहा हो, तो वो आपका घनीय है। अब इस घनीय के अंदर आपके SCC वाले भी आ सकते हैं, यानी जिसके 8 कोनों पर आपके अवयवी कण मौजूद है। BCC भी आ सकते हैं जिसके 8 कोनों के साथ साथ एक अंदर बॉडी के अंदर, ठीक है, मौजूद हो। और FCC के अंदर क्या होता है कि जो आपके अवयवी कण है वो 8 कोनों के साथ साथ 6 फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हो। यही था। अब अगर अपने बात करें द्विलंबाक्ष के अंदर जो आपके SCC है, ये इससे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आपके ABC है वो तो थे इक्वल, ABC इक्वल, और जो आपके अल्फा बीटा और गामा थे वो बना रहे थे 90 डिग्री का एंगल। लेकिन द्विसमलंबाक्ष के अंदर जो SCC है ना, उसमें आपके A जो है वो B के तो इक्वल है, लेकिन B जो है वो C के इक्वल नहीं है। आई थिंक बस समझने की कोशिश कर रहे हो आप कि SCC जो है, अब ये भी SCC है, ये भी SCC है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन दोनों की संरचना में अंतर है, क्योंकि ये घनीय का SCC है और ये द्विसमलंबाक्ष का SCC है। घनीय के अंदर ABC इक्वल है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लेकिन द्विसमलंबाक्ष में आपके AB इक्वल है लेकिन C इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर अपने इस BCC की बात करें तो ये घनीय का BCC है तो इसकी संरचना अलग है, और ये द्विसमलंबाक्ष का BCC है तो इसकी भी संरचना क्या है? अलग है। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे ही अपने विषमलंबाक्ष की बात करें तो अब यहाँ पे जो SCC है वो इन दोनों से अलग है ना, क्योंकि इसके अंदर ABC तीनों ही बराबर नहीं होते, लेकिन जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और ये आपका BCC जो है, इन तीनों की जो BCC है वो तीनों अलग होंगे। ECC जो है इन दोनों में है ही नहीं, ये सिर्फ आपके किस में है? विषमलंबाक्ष में है। और जो FCC है वो आपके इससे डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो आपकी कोर की लंबाइयां हैं वो अलग अलग है, और जो आपके बंद कोण बनेंगे इसके अंदर वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ब्रेवे थे, वैज्ञानिक थे, ब्रेवेस नाम थे इनका, वैसे ब्रेवेस, इन्होंने इस तरीके से जो आपके 7 क्रिस्टल तंत्र है इन पे भी अलग अलग संरचना बताई, और ये संरचना टोटल कितनी है? टोटल है 14। ये संरचना टोटल कितनी है? टोटल है 14। तो इन 14 संरचना को ही क्या कहा जाता है? इन 14 संरचना को ही ब्रेवेस जालक कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से ब्रेवेस जालक वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि जो हमारे, देखो अपने पढ़ते हैं एकक कोष्ठिकाओं के बारे में, ठीक है। तो एक होता है आपका सरल एकक कोष्ठिका, ठीक है, SCC, BCC, ECC और FCC, 4 प्रकार हैं, ठीक है। अब उस SCC के अंदर अगर अपने सरल एकक कोष्ठिका की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं वो अवयवी कण कितने एकक कोष्ठिका के अंदर है और उसका कितना हिस्सा एकक कोष्ठिका के बाहर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अवयवी कणों की संख्या, या फिर अपने बोल सकते हैं प्रभावी कणों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारे यहाँ पर? सबसे पहला टॉपिक रहेगा एकक कोष्ठिकाओं में प्रभावी, या फिर लिख लेते हैं अवयवी कणों की संख्या। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा SCC के अंदर, यानी जो सरल एकक कोष्ठिका है उस सरल एकक कोष्ठिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ SCC में, शॉर्ट में लिख दिया, SCC में अवयवी कण,
देखो, अगर हम एससीसी में समझने की बात करते हैं तो एससीसी के अंदर जो हमारी इकाई कोष्ठिका है वो इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होते हैं, अवयवी कण 8 कोनों पर होते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही अच्छे से बता चुकी हूँ। तो ये कहाँ पर है, इसके 8 कोनों पर उपस्थित है। अब बात करेंगे कि जो इसके अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित है उसका कितना हिस्सा इकाई कोष्ठिका के अंदर है, कितना हिस्सा इकाई कोष्ठिका के बाहर है, यानी एक अवयवी कण कितने अब एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभागिता निभाता है उसके बारे में। ठीक है, तो अब अगर हम इस अवयवी कण की बात करते हैं, ठीक है, अगर इस अवयवी कण की बात करें ना, तो अगर आप ध्यान से देखो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर भी क्या बना लिया, इस तरीके से इकाई कोष्ठिका बना ली। ठीक है, तो अब ये जो आपका अवयवी कण है वो इधर वाले इकाई कोष्ठिका में भी अपना हिस्सा निभा रहा है और इधर वाली इकाई कोष्ठिका में भी अपना हिस्सा निभा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ऊपर भी इस तरीके से 2 इकाई कोष्ठिका बना लेती हूँ, ठीक है, तो अब आप देखोगे कि अब ये अवयवी कण जो है वो इधर वाले इकाई कोष्ठिका में भी ज्वाइंट है और इधर वाले इकाई कोष्ठिका में भी ज्वाइंट है। ठीक है, अब थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करना कि जैसे मानो कि ये तो क्या है, 4 इकाई कोष्ठिकाएं हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही 4 इकाई कोष्ठिकाएं इसके पीछे हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो कितनी इकाई कोष्ठिकाएं हैं, 1 2 3 4, ये 4 इकाई कोष्ठिकाएं हैं। सेम 4 इकाई कोष्ठिकाएं इसके पीछे है। अगर सेम 4 इकाई कोष्ठिकाएं इसके पीछे होंगी तो जो ये अवयवी कण है तो वो उन पीछे वाले चारों के साथ भी संपर्क में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना 3D में सोचने की कोशिश करना कि ये अवयवी कण पहले जब हमने एक ही इकाई कोष्ठिका बनाई थी तब हमने देखा कि इस इकाई कोष्ठिका में अपना हिस्सा निभा रहा है। जैसे हमने सेकंड बनाया तो हमने देखा कि दूसरे वाले में भी अपना हिस्सा निभा रहा है। जब हमने थर्ड बनाया और फोर्थ बनाया तो देखा कि इन चारों में ही ये जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 4 इकाई कोष्ठिकाएं अगर मैं पीछे 1 से 7 ज्वाइंट कर दूं, ठीक है, तो मतलब एक तो ये परत होगी, सेम ऐसी परत अगर मैं पीछे जोड़ दूं इसके, तो वो जो इकाई कोष्ठिका है ना वो आपके 8 जो आपका अवयवी कण है, सॉरी, जो आपका अवयवी कण है वो आपके 8 इकाई कोष्ठिकाओं के साथ जुड़े होंगे। यानी मैं बोल सकती हूँ कि जब अपने इकाई कोष्ठिका के अंदर अवयवी कणों की बात करते हैं तो वो एक अवयवी कण 8 इकाई कोष्ठिकाओं के साथ जुड़ा होता है। समझ आ गई बात? तो एक अवयवी कण है वो कितनी इकाई कोष्ठिकाओं के साथ अपना हिस्सा निभा रहा है, 8 के साथ। ठीक है, तो अगर एक 8 के साथ निभा रहा है, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि इस अवयवी कण का एक इकाई कोष्ठिका में जो हिस्सा है वो 1/8वां हिस्सा है। ठीक है, यही हुआ ना, क्योंकि ना एक जो आपका अवयवी कण है वो कितने इकाई कोष्ठिकाओं के साथ जुड़ रहा है, 8 इकाई कोष्ठिकाओं के साथ जुड़ रहा है, तो उसका हिस्सा जो है वो 8 एकक कोष्ठिकाओं के साथ होने के कारण, तो इस एक की अगर हम बात करें तो वो एक अवयवी कण जो है वो 8 के साथ हिस्सा निभा रहा है। तो एक अवयवी कण 8 के साथ हिस्सा निभा रहा है, तो अपने बोल सकते हैं कि एक अवयवी कण का जो हिस्सा है इकाई कोष्ठिका में वो 1/8 है। क्लियर बात? ठीक है, अब आपको पता है कि जो अपने इकाई कोष्ठिका की बात करते हैं, ये तो हमने एक अवयवी कण की बात की, एक अवयवी कण का हिस्सा कितना है, 1/8 है। तो 8 अवयवी कोणों के अपने 8 अवयवी कणों की बात करें तो उनका हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, उनका हिस्सा हम निकालेंगे 8 गुना 1/8। ठीक है, क्योंकि एक जो था अवयवी कण उसका हिस्सा था इकाई कोष्ठिका में 1/8, तो 8 अवयवी कणों का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, 1/8 गुना में 8, तो आंसर क्या निकल जाएगा, 1। समझ आ गई बात? यानी इस तरीके से समझना। देखो ये ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा ना आपको 3D के अंदर सोचना पड़ेगा इस चीज को, फिर आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है,
अब देखो, आपने देखा एक अवयवी कण यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इस तरीके से, इस तरीके से 8 कोनों पर अवयवी कण है। तो अब इसके अंदर यहाँ पर इसका इतना हिस्सा रहा एकक कोशिका के अंदर, बाकी सारे हिस्से कहाँ हैं, बाहर। ऐसे दूसरे वाले का इतना सा हिस्सा, तीसरे वाले का भी आपका अपने यूं बोल सकते हैं, इतना वाला हिस्सा, इसका भी इतना हिस्सा। नेक्स्ट ऐसे कर करके कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो छोटे छोटे जब 8 हिस्सों को आप जोड़ोगे ना, तो वो पूरा एक अवयवी कण की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर। तो मेरे हिसाब से कि ये जो आपका एससीसी के अंदर अवयवी कणों की संख्या है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख देंगे। एक के अंदर कितना हिस्सा है, 1/8। तो 8 कणों का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/8 गुना में 8, 8 से 8 कैंसिल, तो कितने हो जाएंगे अवयवी कणों की संख्या, 1 हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा, एससीसी में तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम बात करेंगे बीसीसी में। बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या। देखो, अगर अपने बीसीसी की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि बीसीसी के अंदर क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों के साथ साथ एक मिड के अंदर, एक बीच में भी पाया जाता है। इस तरीके से संरचना है। यानी जो अवयवी कण है वो कहाँ पाए जा रहे हैं, 8 कोनों में तो पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ एक बिल्कुल इसके अंदर बीच में पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि 8 कोनों पर जो आपके अवयवी कण पाए जा रहे हैं उसका तो हमने सेम यही निकाल लेना है, इजिकल्स टू 1। ठीक है। लेकिन जो बीच में पाया जा रहा है ना, अब कमरे के बीच में, ठीक है, अगर आप यूं समझो कि कमरा है, कमरे के बीच में अगर आप कोई गोला रख देते हो तो वो जो गोला है ना, वो कमरे के अलावा कमरे के अंदर वाले हिस्से के अंदर है, तो वो किसी दूसरे एकक कोशिका को स्पर्श नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, बिल्कुल बीच में होगा तो वो कैसे स्पर्श करेगा। तो यूं समझो, या फिर मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ इस तरीके से। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर दूसरा भी आपका इकाई कोशिका है, तो ये अवयवी कण जो है ना, ये इसको टच नहीं कर रहा। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे भी एक कोशिका बनाती हूँ तो वो उसको भी टच नहीं करेगा, इसके पीछे भी बनाऊंगी तो उसको भी टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो ये अवयवी कण की संख्या है वो कितनी है, 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर इकाई कोशिका के अंदर टोटल अवयवी कणों की संख्या बीसीसी में कितनी होती है, 2 होती है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात। तो पहला जो था आपका एससीसी के अंदर था, उसमें तो कितना है, 1 होता है, और जो बीसीसी है उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब उसके बाद अपना रह जाता है एफसीसी और ईसीसी। अब अपने बात करेंगे एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या। अब एफसीसी की बात करें तो एफसीसी का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि जो इसमें एकक कोशिका पाई जाती है, अवयवी कण एक तो उसके 8 कोनों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, 8 कोनों पर, और साथ ही साथ कहाँ पाए जाते हैं, 6 विपरीत फलकों पर। इस तरीके से अब देखो यहाँ पर, सॉरी 6 बनाए थे, ये 6 विपरीत फलकों पर भी पाए जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो इसके अंदर 8 कोनों पर पाया जाएगा, तो सेम वही, एक में इसका हिस्सा 1/8 है, तो 8 कोने पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब अपनी बात करेंगे जो फलकों पे पाए जा रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से संरचना बनाती हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे कि ये जो फलक आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, अब ये अवयवी कण इधर वाले एकक कोशिका के साथ भी ज्वाइंट है, और ये अवयवी कण इधर वाले एकक कोशिका के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब चाहे मैं कितने ही फलक
जोड़ दूं यहाँ पर कि मतलब सॉरी कितने ही एकक कोष्ठिका जोड़ दूं, फलकों में जितने भी अवयवी कण होंगे उनका हिस्सा इकाई कोष्ठिका में कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि एक अवयवी कण जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 इकाई कोष्ठिकाओं के साथ सहभागिता निभा रहा है, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अपने यूं लिख सकते हैं, फलकों पर अवयवी कणों की सहभागिता कितनी है, कितनी है, 1/2 है। और यहाँ पर कितने फलक हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे वाला 6। तो अगर आपको एक फलक का देख रहे हो तो एक फलक का 1/2 है, तो 6 फलकों का कितना हो जाएगा, 1/2 गुना में 6 यानी आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो एक तो अवयवी कण जो है वो आपके कोणों के कारण हो रहे थे और 3 आपके किसके कारण हो गए, फलकों के कारण। तो जो टोटल है इसमें अवयवी कणों की संख्या वो कितनी है, 4। किसमें है, आपके एफसीसी में। क्लियर बात, तो एफसीसी वाला भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका लास्ट रह जाता है वो है बीसीसी के अंदर। ठीक है, तो बीसीसी के अंदर अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो एफसीसी और बीसीसी में बस इतना ही फर्क था। एफसीसी में तो 6 फलकों पर होते हैं अवयवी कण और बीसीसी के अंदर क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो किन्हीं 2 विपरीत फलकों में होते हैं, यानी इस तरीके से। किन्हीं 2 विपरीत फलकों में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोने पर उपस्थित है उनके लिए तो यही रहेगा। ठीक है, पर फलकों पर अवयवी कणों की सहभागिता वो भी 1/2 ही रहेगी, क्योंकि फलक है तो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर जो मैं आपके इस तरीके से एकक कोष्ठिका बनाती हूँ उसमें भी इसकी भागिता रहती है। ठीक है, अब अपनी बात करेंगे इसमें कितने फलक है, ज्यादा से ज्यादा 2 विपरीत फलकों पर ही है। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि अगर एक फलक में इसका हिस्सा 1/2 है तो 2 फलकों में इसका हिस्सा ज्ञात करना हमें, 1/2 इंटू में 2 कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बीसीसी का आंसर, बीसीसी में आंसर होगा, एक तो कोनों के कारण होगा और एक फलकों के कारण, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 2। किसमें, सॉरी ईसीसी में। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ईसीसी। तो मेरे हिसाब से ये जो आपके प्रभावी कणों वाला टॉपिक है ना कि भाई अवयवी कणों की कितनी संख्या होती है एकक कोष्ठिका के अंदर, कितना हिस्सा अंदर होता है एकक कोष्ठिका में और कितने बाहर होते हैं, वो क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता की अगर बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे किसके बारे में, संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, तो देखो संकुलन क्षमता की बात करें ना तो संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना आप। ठीक है, संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि जैसे कोई भी इकाई कोष्ठिका है, इकाई कोष्ठिका के अंदर जो अवयवी कण पाए जाते हैं वो अवयवी कण कितना प्रतिशत हिस्सा इकाई कोष्ठिका में अपना निभाते हैं उसे अपने बोलते हैं संकुलन क्षमता। दोबारा सुना, संकुलन क्षमता किसे कहेंगे, जैसे मान लो आपके पास क्या है, इकाई कोष्ठिका है और इकाई कोष्ठिका के अंदर क्या क्या है, आपके पास अवयवी कण है। ठीक है, तो जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण कितना प्रतिशत हिस्सा अपना इकाई कोष्ठिका में निभाते हैं उसे अपने बोलेंगे उसकी संकुलन क्षमता। ठीक है, तो संकुलन क्षमता को अपने किसे लिखेंगे, पीई से। तो सबसे पहले अपने इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने इसकी बात करेंगे। देखो इकाई कोष्ठिका जो है ना वो इस तरीके से है,
ठीक है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक वर्ग के जैसे आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लिखोगे इकाई कोष्ठिका, कोष्ठिका का आयतन, और ऊपर रहेगा आपका इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों का आयतन। और हम प्रतिशत के अंदर बात कर रहे हैं तो प्रतिशत के लिए अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने कहा है फॉर्मूला क्या है, इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों का आयतन अपॉन में इकाई कोष्ठिका का आयतन। अब आपको अगर अवयवी कणों का आयतन ज्ञात करना है इकाई कोष्ठिका में, तो अगर इकाई कोष्ठिका के अंदर जितने भी अवयवी कण हैं उनका आयतन ज्ञात करोगे तो इसके लिए एक इजी वे ये है कि आप एक कण का आयतन ज्ञात करो और सभी कणों की संख्या के साथ गुना कर दो, तो सभी कणों का आयतन ज्ञात हो जाएगा। आपको मैथ थोड़ा सा समझना इसको। देखो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मुझे इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों का आयतन ज्ञात करना है तो सारे के सारे अवयवी कणों का आयतन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं एक कण का आयतन इनटू में कणों की संख्या। यानी अगर इसमें जितने अवयवी कण हैं इस तरीके से, फिलहाल मैं सरल की बात करूँ एक टाइप से। अब देखो यहाँ पर जितने भी अवयवी कण हैं इन सभी का आप कैसे ज्ञात करोगे आयतन, एक का आयतन ज्ञात करके उन सभी के अवयवी कणों की संख्या से इसे गुना कर दोगे तो सभी के सभी अवयवी कणों का आयतन आपको ज्ञात हो जाएगा। समझ आ रही है बात। और इकाई कोष्ठिका का आयतन जो है वो तो आपका यही रहेगा, इकाई कोष्ठिका का आयतन इनटू में 100। किस चीज का फॉर्मूला ज्ञात कर रहे हैं अपने, पीई यानी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसको अपने फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, एक कण का जो आयतन है उसे तो अपने देखो जो कणों की संख्या है उसको मैं पहले लिख देती हूँ। कणों की संख्या को तो हम शो करेंगे z से, किससे शो करेंगे, z से, इनटू में एक कण का आयतन आपको ज्ञात करना है। आप यहाँ पे जो कण लेके चल रहे हो वो किसके रूप में लेके चल रहे हो, एक गोले के रूप में लेके चल रहे हो। तो जब हम एक गोले का आयतन ज्ञात करते हैं तो आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, जब गोले का आयतन ज्ञात करेंगे तो 4/3 पाई r की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का। तो z इंटू एक कण के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r की क्यूब अपॉन में एक कोष्ठिका का आयतन की बात करें तो आपको ये कैसा दिख रहा है, एक वर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है। अब आपको पता है कि जो हम इसकी कोर की बात करें या जो भुजा की बात करें उसे हम क्या लेके चल रहे हैं, a लेके चल रहे हैं। चाहे मैं इस भुजा की बात करूं ये भी a है, चाहे मैं इस भुजा की बात करूं ये भी a है। तो इकाई कोष्ठिका का आयतन जो है ना, यानी एक वर्ग का जो आयतन होता है उसे अपने क्या लिखते हैं, उसे लिखते हैं क्यूब, यानी अपने लिखते हैं भुजा गुना भुजा गुना भुजा। यानी यहाँ पर भुजा हम क्या लेके चल रहे हैं, a लेके चल रहे हैं, तो फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, a की क्यूब। क्लियर बात। इनटू में 100, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, z तो बताएगा आपका कणों की संख्या को, z किसको बताता है, कणों की संख्या को। 4/3 पाई r की क्यूब किसको बताता है, एक कण का आयतन या एक गोले के आयतन को। और जो a की क्यूब है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है इकाई कोष्ठिका के आयतन को, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हम इसको प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो SCC है, जो BCC है या FCC ECC है, इनमें संकुलन क्षमता कितना कितना पाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है SCC में संकुलन क्षमता।
एससीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले संरचना की बात करेंगे। ये आपके 8 कोनों पर अभिविकर्ण है। देखो एससीसी के अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली बात जो कणों की संख्या है यानी जो जेड है वो कितने होते हैं एससीसी के अंदर, पीछे हमने ज्ञात किया था 1 होता है। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको जब स्टार्टिंग के अंदर एससीसी के बारे में समझाया था ना, तो मैंने कहा था ये जो आपको भुजा दिखाई दे रही है जिसे हम ए नाम दे रहे हैं या जिसे अपने कोर बोल सकते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने अवयवीकण हैं? 2 अवयवीकण है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो ये जो ए है वो किसके बराबर होगा? अगर आप इसको देखो तो ये इस गोले की त्रिज्या को बता रहा है और ये इस गोले की त्रिज्या को बता रहा है, यानी मैं लिख सकती हूँ ये भी क्या है आपका आर है और ये भी क्या है आपका आर है। तो जो ए है वो किसके बराबर आप मान लोगे? आर, 2 आर के बराबर मान लोगे। क्लियर बात। ए जो है वो किसके बराबर है? 2 आर के बराबर है। तो हमें हमारे पास एक और चीज है, ए इज इक्वल्स टू 2 आर। अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको ध्यान है, फॉर्मूले के अंदर जो जो मान आपके पास है बस उन्हें पुट करना है। तो पीई ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा? जेड का मान हो जाएगा 1 इंटू में 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन में जो आपके पास ए है वो क्या है? 2 आर है, यानी ये हो जाएगा आपका 2 आर की क्यूब इंटू में क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं अपने। पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 4/3 पाई आर की क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 आर की क्यूब। आर की क्यूब से आर की क्यूब कैंसल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे पाई का मान अपने लिख लेंगे 3.17। ठीक है, ये बट्टे में चली जाएगी संख्या, इंटू में 8 इंटू में 100। इसका मान आ जाएगा आपका 52.8%। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा? 52.8%। तो ये हमारे है एससीसी में संकुलन क्षमता। तो आज जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं मेरे हिसाब से सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट रह जाता फिर भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।